So hello everyone. चलिए well we have to start the market, right? हम लोगों को मार्केट स्टार्ट करना था and we will cover market chapter right now. ठीक है? So I hope this page is visible to all of you, right? चलो, so market में देखो on broad basis we can categorize market into two parts, that is perfect competition and imperfect competition. We all know, है ना? अच्छा, so we can further categorize imperfect competition into monopoly, monopolistic competition and oligopoly. ठीक है? So in total we can say there are 4 market which we have to study over here. हमें कुल मिलाकर in total 4 मार्केट पढ़ना है. पहला हो गया आपका परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा हो गया आपका मोनोपोली एंड तीसरा हो गया आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और चौथा ओलिगोपोली, क्योंकि ये इसी के फर्दर क्लासिफिकेशंस. ठीक है? चलो, so चलो, we have already covered these topics at our secondary level. 12th class may we have already gone through. So what we will discuss today, we will try to understand the whole the situation with the help of a story. हम पूरे ही मार्केट को एक कहानी से समझते हैं. So I'll tell you the story and it will take 4-5 minutes only. सिर्फ 4 to 5 minutes में आपको मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा और उस स्टोरी को हम केस स्टडी बोलते हैं. देखो, केस स्टडी टेक्निकली बोलते हैं, बट मैं सुनाने वाला तो हूँ आपको स्टोरी, राइट? सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ स्टोरी. 5 मिनट्स की स्टोरी है. हियर यू कैन सी. सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी एंड इट विल टेक 5 मिनट्स ओनली. ठीक है? सो इस 5 मिनट की स्टोरी में वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द होल मार्केट. पूरे मार्केट को प्रैक्टिकली समझेंगे. ठीक है? थियोरेटिकली तो ठीक है भाई, मतलब इसमें काफी सारे कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आएगी आपको, बट कुछ टेक्निकल टर्म से पहले लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी. स्टोरी एक केस स्टडी पे बेस्ड है और ये केस स्टडी है आपका टेलीकॉम इंडस्ट्री इन इंडिया. अच्छा, टेलीकॉम इंडस्ट्री क्यों मैंने लिया है एग्जाम्पल में, वो आपको इस स्टोरी को समझने के बाद खुद आ जाएगा, क्योंकि इस केस स्टडी में या इस स्टोरी में आप इन टोटल 4 में से 3 मार्केट आपको इस सिंगल केस स्टडी में मिलेगा. और इस केस स्टडी का जो लिंक है पूरा, अगर आप उसको पढ़ना चाहें तो मैं इस वीडियो के लिंक में आपको प्रोवाइड करा दूंगा. तो चलिए पहले स्टोरी को समझते हैं और फिर देखना 5 मिनट्स के बाद आपको 5 मिनट के अंदर अंदर पूरा मार्केट समझ में आ जाएगा. ठीक है? तो चलो, टॉपिक क्या होने वाला है? टेलीकॉम इंडस्ट्री इन इंडिया. ये हमारी स्टडी का स्टोरी का शीर्षक है, टाइटल है. अच्छा, इस पूरे स्टोरी को हम 3 फेजेस में बांट लेंगे. टाइम पीरियड में, फेजेस मतलब टाइम पीरियड में 3 टाइम पीरियड में इसको हम बांटने जा रहे हैं. तो पहला जो टाइम पीरियड होगा वो फेज 1. ये फेज 1 होगा बिफोर 1991. दूसरा जो फेज 2 होगा वो होगा आफ्टर 1991. आप सबको पता है, यू ऑल आर फ्रॉम इकोनॉमिक्स, और जो इकोनॉमिक्स के नहीं भी है उनको भी बता दूं कि आफ्टर 1991 क्या हुआ था. 1991 के बाद हमारे कंट्री में एलपीजी पॉलिसी आई थी. That LPG policies are also called New Economic Policy (NEP), which was introduced in 1991. And उस समय हमारे देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जो आगे चल के हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बने, है ना? ठीक है? सो ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आप सबको पता है. इट वाज अ ड्रास्टिक चेंज फॉर आवर इकोनॉमिक, फॉर आवर इकोनॉमी, फॉर आवर इकोनॉमिक कंडीशंस, बिकॉज उस समय एट दैट टाइम आवर कंट्रीज इकोनॉमिक कंडीशन वाज वर्सन. उस समय हमारे देश की जो आर्थिक हालात थे वो बहुत खराब थे और हमारे देश का बहुत सारा कर्जा हो गया था हमारे देश के ऊपर, और वी हैव टू बोरो सम मनी. एंड IMF और वर्ल्ड बैंक, जो कि वर्ल्ड विश्व की बैंक्स हैं, उन्होंने हमें लोन इसी शर्त पे दिया, इसी कंडीशन पे कि वी विल अप्लाई एंड वी विल इनेक्ट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. ठीक है? तो इसीलिए मैंने इसको फेज 2 में रखा है, जिसको हम आफ्टर 1991 बोल रहे हैं. एंड इधर द राइट एक्सट्रीम पे आते हैं, दिस वन, इसको हम लेंगे फेज 3 में. फेज 3 क्या है? आफ्टर 1991. तो इस केस स्टडी को समझने, सॉरी, आफ्टर 2016 टाइम क्यों लिया? क्योंकि इस समय एक कंपनी की एंट्री हुई थी, उसका नाम है जियो, रिलायंस जियो, यू ऑल नो. एंड ये जियो कंपनी जो है, ये इसको हम डॉन बोल सकते हैं थोड़ा सा इनफॉर्मली. इसने पूरी ही टेलीकॉम इंडस्ट्री का पूरा ही सिचुएशन ही बदल के रख दिया. तो एक बार टाइम पीरियड को फिर से बता दूं.
हमने समझना है बिफोर 1991 और आफ्टर 1991 में 1991 से लेकर और 2016 तक की हमारे देश में टेलीकॉम की क्या स्थिति थी, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज की, एंड उसके बाद 2016 के बाद क्या सिचुएशन हुआ, क्या सिचुएशंस हुए, उसको हमें देखना है। ठीक है बेटा, चलो आते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो जस्ट अ सेकेंड। So let's see. So before 1991, this telecom industry in India was a monopoly. उस समय हमारे देश की जो जो देश के हालात थे उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि दिस वाज अ मोनोपोली। अब मोनोपोली क्या होता है मार्केट में, हमने बोला ना कि हमें 4 तरह के मार्केट पढ़ना है। परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा मोनोपोली, तीसरा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो मैंने यहां लिखा है, और चौथा आपको पढ़ना है ओलिगोपोली जो इस वाले का एग्जाम्पल है। तो 4 में से 3 मार्केट आपको इसी पर्टिकुलर कहानी में देखने को मिल जाएगा। चलो, तो मोनोपोली क्यों कह रहे हैं? मोनोपोली क्या होता है? मोनोपोली को हम हिंदी में बोलते हैं एकाधिकार। एकाधिकार का मतलब होता है एक का अधिकार। व्हेन ओनली सिंगल सेलर इन द मार्केट। तो उस समय सिर्फ हमारे देश में जो टेलीकॉम इंडस्ट्री थी वो गवर्न की जाती थी एमटीएनएल, जिसको हम महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड बोलते हैं, महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड, और दूसरा थी वीएसएनएल, विदेश संचार निगम लिमिटेड। ये दोनों ही कंपनी सेम ही थी, बस ये फॉरेन के लिए थी और ये इंडियन के लिए। ये दोनों ही गवर्नमेंट कंपनीज थी। इसका मतलब है कि नो लाइसेंसिंग फॉर प्राइवेट कंपनीज। प्राइवेट कंपनीज को लाइसेंस ही नहीं था कि वो इंडिया में टेलीकॉम बिजनेस कर पाए, इसीलिए हम इसको मोनोपोली कह रहे हैं। मोनोपोली क्या मतलब हुआ? मोनोपोली का मतलब हुआ जहां पे सिर्फ गवर्नमेंट की मोनोपोली थी, वहां पे कोई भी प्राइवेट प्लेयर्स आके अपना बिजनेस नहीं कर सकता था। जैसे आज की डेट में आप देख लो, आज की डेट में हम मोनोपोली का क्या एग्जांपल लेते हैं? सो इन टुडेज सिनेरियो वी टेक द एग्जांपल ऑफ इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे, खैर आजकल तो इंडियन रेलवे को भी प्राइवेटाइज किया जा रहा है, बट फिर भी अभी फिलहाल हम मानकर चलते हैं इंडियन रेलवे में क्या है, सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग है। इंडियन गवर्नमेंट इज द मोनोपोली ऑफ इंडियन रेलवे। इसी तरीके से 1991 से पहले टेलीकॉम इंडस्ट्री भी मोनोपोली हुआ करती थी। ठीक है बेटा, मोनोपोली में क्या होगा? मोनोपोली में होगा द मार्केट सिचुएशन वेयर ओनली सिंगल सेलर इज देयर। ठीक है, चलो, तो ये तो था हमारा फर्स्ट फेज। अब हम देखेंगे सेकेंड फेज को। ये रहा। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द आफ्टर 1991 सिचुएशन। आफ्टर 1991 हमारे देश की क्या सिचुएशंस थे? तो आफ्टर 1991 दिस मार्केट कैन बी कॉल्ड एज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। आप लोग पूछोगे सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो, इसको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्यों कह रहे हो? तो इसका आंसर मैं देता हूं बेटा। सबसे पहले मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के कुछ फीचर्स हम देख लेते हैं। जैसे मोनोपोली का फीचर क्या था? ओनली सिंगल सेलर। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे होता है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। यहाँ पे होता है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। यानी यहाँ पे बायर्स भी बहुत सारे होंगे और सेलर्स भी बहुत सारे होंगे। और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर इस मार्केट का होता है वो होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। मतलब मार्केट में आपके प्रोडक्ट किसी दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट से अलग होंगे, तभी हम उसको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बोलते हैं। तो मोनोपोलिस्टिक का एक आपको आज की डेट का एग्जांपल दूं। आज की डेट में जो टूथपेस्ट इंडस्ट्री है वो बेस्ट एग्जांपल है मोनोपोलिस्टिक का। क्या बोल रहा हूं मैं? टूथपेस्ट इंडस्ट्री। लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ टूथपेस्ट इंडस्ट्री। ठीक है बेटा, सो आई एम गोइंग टू टेक द एग्जांपल ऑफ टूथपेस्ट इंडस्ट्री। ठीक है, चलो, सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टूथपेस्ट इंडस्ट्री। टूथपेस्ट के कुछ एग्जांपल बताना इंडियन कंपनी में, जो अभी इंडियन कंपनी है जो टूथपेस्ट मैन्युफैक्चर करती है। आपके जहन में आएगा दंत कांति, आपके जहन में आएगा कोलगेट, आपके माइंड में आएगा क्लोजअप, आपके माइंड में आएगा पेप्सोडेंट। सो ये सभी कंपनियां क्या मैन्युफैक्चर करती है बेटा? ये सभी कंपनियां क्या मैन्युफैक्चर करती हैं? दे ऑल आर द toothpaste producers, but every country is every company is claiming that their product is something different. यानी उनके प्रोडक्ट में क्या है? डिफरेंशिएशन है, उनका प्रोडक्ट कुछ अलग है। जैसे क्लोजअप वाले कहते हैं कि उनकी
उनका पेस्ट आप इस्तेमाल करोगे तो उनके टूथपेस्ट में कुछ फ्रेशनेस है। इसी तरीके से कोलगेट वाले बोलते हैं कि हमारे टूथपेस्ट में तो नमक है। इसी तरीके से दंत कांति वाले क्या बोलते हैं, बाबा रामदेव क्या आगे बोलते हैं, वो बोलते हैं भैया हमारा आयुर्वेदिक मेडिसिन है, वो आप करोगे तो आपका जो ओरल हाइजीन है, जो आपका टीथ है, वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से सभी कंपनियां कुछ अलग क्लेम करती है कि उनका प्रोडक्ट कुछ डिफरेंट है। ठीक है, तो ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एग्जांपल होता है। तो अब हमारे देश में क्या हुआ, अब यहाँ से हम इस केस से रिलेट करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ इसको देखते हैं बेटा। ठीक है, एक सेकंड देना मुझे, बस हम पेन चेंज कर लेते हैं। हाँ, सो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बिकॉज प्राइवेट प्लेयर्स आर अलाउड इन द मार्केट। अब इसमें पार्टिसिपेट करने के प्राइवेट प्लेयर्स को भी मौका दिया गया। क्यों? क्योंकि 1991 के बाद, 1991 के बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी पॉलिसी जिसे कहते हैं। उस एलपीजी पॉलिसी के बाद बहुत सारे सेक्टर्स जो सिर्फ गवर्नमेंट के लिए रिजर्व थे, उनमें टेलीकॉम सेक्टर भी था, उसको प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया गया। ठीक है, अब प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया गया तो यहाँ पे फ्री एंट्री हो गई, कोई भी कंपनी आके और अपना बिजनेस कर सकती थी हमारे इंडिया में। ठीक है, तो कुछ कंपनियां आई और उन्होंने हमारे देश में बिजनेस किया, जिसमें आपको पता ही है एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, ये फॉरेन कंपनी है। यूनिनोर या टेलीनोर, एयरसेल, इसी तरीके से एक कंपनी थी सऊदी अरब की इटीसेलेट, अगर आपको नाम ध्यान हो तो इटीसेलेट। तो ये कुछ फॉरेन कंपनियां थी, वोडाफोन और इटीसेलेट। इसी तरीके से और भी कंपनियां आके हमारे देश से यहाँ पे और फॉरेन से आके बिजनेस किया। तो यहाँ पे देयर आर मोर देन 10 कंपनीज। सो मोनोपोलिस्टिक का एक फीचर ये भी होता है कि वहां पे 10, 12, 15, 20, 25 कंपनियां होती है जिनके बीच में काफी कंपटीशन होता है। तो इसलिए हमने जो सेकंड फेज है हमारा 1991 के बाद का, इसको हम कह सकते हैं मोनोपोलिस्टिक, जो टेलीकॉम का बेस्ट एग्जांपल है। टेलीकॉम इंडस्ट्री 1991 के बाद इंडिया में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो गया। ठीक है, बाकी हम डिटेल में करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। चलो, अब हम थर्ड फेज समझते हैं। थर्ड फेज, और ये फेज आपका कहां से कहां तक था, 1991 से लेके 2016 तक था। अब हम आएंगे थर्ड फेज पे। थर्ड फेज जो है वो 2016 के बाद, जब जियो की एंट्री हुई उसके बाद। तो जियो को इस मार्केट में क्या बोला जाता है, जियो के इस मार्केट में बोला जाता है, ध्यान से समझना बेटा, जियो के इस मार्केट में बोला जाता है एक डिसरप्टर बोला जाता है, जिसने पूरे मार्केट को डिसरप्ट कर दिया, पूरे मार्केट का सिचुएशन ही चेंज कर दिया। एंड इट डिस्टर्ब all the, we can say it disturbed whole the market. So many small companies, इससे हुआ क्या बेटा, इससे हुआ कि ये कि many small companies like Uninor, Aircel, they have to exit the market. उनके लॉसेज इतने बढ़ गए कि वो लॉसेज को बियर नहीं कर पाए और उनको मार्केट छोड़ के they have to leave the market, right? सो उससे हुआ क्या, ओनली फ्यू कंपनीज आर लेफ्ट इन द मार्केट। सिर्फ कुछ ही कंपनियां हैं जो मार्केट में बची रह गई, क्योंकि रिलायंस जियो ने सभी का मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया। रिलायंस जियो को मैं ऐसी मजाक में डॉन बोल रहा हूँ, इस डॉन के आने की वजह से क्या हुआ, छोटी छोटी कंपनियां तो बंद ही हो गई और कुछ जो बड़े प्लेयर्स है जैसे वोडाफोन और आइडिया, इनको मर्ज करना पड़ा, जिनको आजकल वीआई कहते हैं। मर्ज क्यों करना पड़ा, क्योंकि इनको एक क्वार्टर में 50,000 करोड़ का लॉस हुआ। 50,000 करोड़ बोल रहा हूँ बेटा मैं, 50,000 करोड़ है ये, और ये किसी एक क्वार्टर में इंडियन कॉर्पोरेट में सबसे बड़ा लॉस है अब तक का। दिस इज द बिगेस्ट लॉस अ कंपनी हैज टू फेस। तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा लॉस, कि अब तक इंडियन कॉर्पोरेट हिस्ट्री में इससे बड़ा लॉस किसी क्वार्टर में किसी कंपनी को नहीं हुआ, जितना वोडाफोन और आइडिया को इन टोटल लॉस हुआ। तो आप समझ सकते हो कि रिलायंस जियो के आने के बाद से छोटी कंपनियों का तो पूछो ही मत, बड़ी बड़ी कंपनियों के हालत खराब हो गई। और अब मार्केट में सिर्फ ये 3 या 4 कंपनियां बची रह गई हैं। तो लास्ट कंपनी है आपकी एयरटेल। तो जब मार्केट में सिर्फ 2, 3 या 4 कंपनियां होती हैं जो पूरे मार्केट को डोमिनेट करती है, तो उस मार्केट स्ट्रक्चर को बोलते हैं ओलिगोपोली मार्केट। तो ये आपका थर्ड एग्जांपल हो गया, ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली मार्केट के फीचर जब आप पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे, ओलिगोपोली मार्केट इज अ मार्केट वेयर ओनली फ्यू फर्म्स आर देयर who has who has market share of होल द मार्केट। इट मींस कि सिर्फ कुछ ही कंपनियां होती है जो पूरे मार्केट को कैप्चर करके रखती है, और सभी कंपनियां अपने आप में जाइंट होती है। जाइंट मींस दे ऑल आर द ह्यूज फर्म्स, एंड सभी के पास एक बड़ा शेयर होता है। जैसे एयरटेल के पास भी 20-25% मार्केट शेयर है या 30% मार्केट शेयर है, रिलायंस जियो के पास भी 35-40% मार्केट शेयर है, और वोडाफोन और आइडिया के पास भी कुल मिलाकर 20-25-30% मार्केट शेयर है। यानी सभी कंपनियां अपने आप में बहुत बड़ी है। छोटी छोटी कंपनियां तो
इस मार्केट में सरवाइव ही नहीं कर पाई ना, क्योंकि रिलायंस जियो ने आके सभी छोटी छोटी कंपनियों को मार्केट से जाने पे मजबूर कर दिया। जैसे एयरसेल, इटीसेलेट और ये छोटी छोटी यूनिनोर कंपनियां जो पहले भारत में 2016 से पहले ऑपरेट कर रही थी, उनको मार्केट छोड़कर जाना पड़ा। तो मुझे विश्वास है इस कहानी ने आपको एक छोटी सी केस स्टडी, एक छोटी सी कहानी जो कि मार्केट के ऊपर है, उसने आपको तीनों ही मार्केट को अच्छे से समझा दिया होगा। बाकी हम देखेंगे अगले वीडियो में। आई होप इस वीडियो में आपने इसको बहुत अच्छे से समझा होगा और एक स्टोरी ने आपको पूरा ये मार्केट समझने में आपको हेल्प किया होगा।